Good afternoon, sir. Good afternoon, Manisha. Good morning. Good Sir, afternoon. मैं दीपक हाँ, हूँ. अच्छा दीपक, ओके ओके. उधर भी लिखा है, सॉरी सॉरी. No गुड issues. मॉर्निंग दीपक. उससे उसमें भी आया था ना गुड आफ्टरनून सिंह चैट बॉक्स में. ओके ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल. कैसे हैं सभी लोग? ऑल आर फाइन. Yes, sir, बढ़िया. कैसा रहा संडे सबका? अच्छा रहा सर. ओके, चलो बढ़िया रहा यार. जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत. चलो जल्दी से बताओ. अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है. ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी खत्म हुआ है. करंट में किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस में? जल्दी से बताओ तो कुछ. ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है ना अभी. ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होते हैं आपके, किसमें मैंने बताया था, किसमें किसमें होता है? लॉन टेनिस डेविस कप. याद आया कुछ जो ट्रिक में पढ़ाया था? लॉन टेनिस के अंदर था. यस. गुड जो आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून प्रिया. साइंस एंड टेक वाली क्लास में कहाँ थे? गायब गायब. सर मैं 2 दिन से बनारस में थी, आज तो आई हूँ. ओहो, बनारस. मैंने ओके. कोई क्लास नहीं की. अच्छा 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 अच्छा, ओके. देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है. काफी कुछ ट्रॉफीज वगैरह पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है. ओके ओके, लेट्स. मैन में बताया मुझे केशव ने. केशव, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जोकोविक, नोवाक जोकोविक ने जो जीता है ये टूर्नामेंट. फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्स? जल्दी से बताओ मुझे, ये किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं? जल्दी रशिया. से. हाँ, रशिया से नहीं है. ओके, रशिया से दूर नहीं. सर्बिया. He belongs from सर्बिया. ठीक है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं आपके जोकोविक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आएगा, क्योंकि जरूर स्लैम से क्वेश्चंस आते हैं. अब हम आपके साथ जब से क्लास में हैं तो स्लैम्स होंगे तो हम आपको बताते रहेंगे. तो नोवाक जोकोविक ने जीता. इससे पिछली बार भी शायद नोवाक जोकोविक ने ही जीता था. 2020 में जब हुआ था ना ग्रैंड स्लैम, तो नोवाक जोकोविक नहीं जीता. तो ये काम आसान हो गया. 2020 में भी इसी ने जीता और 2021 में भी इसी ने जीता. अभी इसका रिजल्ट आया था शायद मे बी ऑन सैटरडे और फ्राइडे इसका फाइनल था. हाँ, गुड आफ्टरनून स्वाति. तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है. वैसे मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन कर रखा है आज की शायद. नहीं, आज की करंट अफेयर्स में मैंने मेंशन नहीं करा. मैं मेंशन करूंगा अभी, कल वाली में करूंगा, तो उसमें जरूर मिलेगा. शिराज, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून टू ऑल. जल्दी से ज्वाइन हो जाओ. 1:05 हो गया, मैं पहली बैठ गया आज क्लास में. तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे, इंटरेक्शन करना था, इसलिए बेसिकली थोड़ा सा हुआ. चलो, मेंस में बता दिया. अब मेंस की बात आ गई तो हम विमेंस को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे. तो जल्दी से बताओ विमेंस में किसने जीता? हु इज अ विनर इन मेंस विमेन सिंगल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोआमी ओसाका. तुक्का मारा. सही बैठा. नहीं सर, मैंने कल पढ़ा था. पढ़ा था? अच्छा, चलो. नोआमी ओसाका. फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स? जल्दी जापान. बताओ. जापान, वेरी गुड. तो हमारी एकल पुरुष वर्ग में जो जीता है वो हमारे जोकोविक ने जीता है, और एक महिला वर्ग की जो खिताब को जीता है वो नोआमी ओसाका ने जीता है. ठीक है, नोआमी ओसाका ने जापान की है और वहां की वो है. बस अभी इतना ध्यान रखो, जबकि करंट अफेयर में डिटेल में दूंगा आपको, ठीक है. डिटेल में दूंगा. ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है. इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी और ने जीता था शायद, ठीक है. ओके, चलो फिर क्लास आज की स्टार्ट करते हैं क्लास. चलो, ये समझ में आ गया ना ऑस्ट्रेलियन ओपन. अच्छा, मुझे एक न्यूज और बताओ करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट है. आज कल कौन सा डे था जो बहुत इंपॉर्टेंट है? जल्दी से बताओ, कल कौन सा डे था? 21 तारीख थी ना कल. संडे तो था सर, लेकिन और कोई डे भी था. जल्दी से बताओ. हालांकि मैंने करंट अफेयर्स वो आज मेंशन नहीं करा, लेकिन वो कल मेंशन होगा. मैं थोड़ा सा स्किप हो गया था मेरे माइंड से, लेकिन मैं आपसे यहाँ पूछ ले रहा हूँ. ओके, जल्दी से बताओ. अभी आपका टेस्ट पेपर ही सेट कर रहा था मैं. सारा का सब टेस्ट पेपर दोगे और मुझे अब मैं क्या करूंगा, मंडे से आप लोगों की रिपोर्ट लिया करूंगा. नेशनल मैथमेटिक्स डे. मैथमेटिक्स डे, मदर लैंग्वेज डे. वो आज है, आज है. हाँ, नेशनल मैथमेटिक्स डे. नेशनल मैथमेटिक्स आज होता है? हमने तो 22 दिसंबर पढ़ाया था. ये तो नहीं होता. संदीप, यू आर रॉन्ग, आई थिंक सो. मैथमेटिक्स डे तो यस सर, सॉरी 22 दिसंबर को होता है ना.
22 Yes sir, दिसंबर को 20 होता है 20 हाँ। 22nd मैंने December पढ़ाया को था उसे, होता है। मैं वो ये कहाँ से आ गया, हो सकता कोई इंटरनेशनल नेशनल में हो जाए, लेकिन 22 दिसंबर पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो आज है आपका, कल था मतलब इंटरनेशनल मदर डे, मदर लैंग्वेज डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आता है कभी कभी, मातृभाषा दिवस। ओके, गुड आफ्टरनून नेहा। ओके, तो इट इज क्लियर टू ऑल, ये था। अब देखो बहुत से क्वेश्चंस यहां से आएंगे आपके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनने वाले हैं, और आपको बहुत जल्दी जैन और फैब का कैप्सूल मिलेगा बहुत जल्दी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम वेडनेसडे और थर्सडे आई प्रोवाइड यू द कैप्सूल ऑफ जैन मंथ सर एज वेल एज जुलाई फैब। सबका भी मिलेगा? जुलाई का मैंने भी नहीं सोचा, जुलाई का इंपॉर्टेंट नहीं होगा रिया। बेसिकली अगस्त? मैं सोच रहा हूँ अक्टूबर से, मैंने सोचा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं आपको, अक्टूबर कराऊंगा, और सॉरी आपका जैन और फैब। देखो करंट अफेयर्स आप रेगुलर पे जाओ, वो जरूरत है, लेकिन वो जो कैप्सूल है, दैट कैप्सूल वर्क्स इन योर रिवीजन पर्पस, ठीक है, वो रिवीजन पर्पस से आपको मदद करेगा, ठीक है। वैसे आप लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो, देखो स्ट्रॉन्ग बने रहो उस चीज में, इतनी गारंटी। देखो अभी बीच में हुआ है, आज मैं बेसिकली जो साइंस एंड टेक की क्लास ले रहा था, उसमें बेसिकली इंद्रनील ने और बहुत से बच्चों ने पेपर दिया, आईबी का पेपर थोड़ा सा टफ आया, जीएस वाला क्वेश्चन और जीए वाला क्वेश्चन, बट स्टिल नॉट टू वरी। हमारा जो टारगेट है, जो बैंकिंग वालों के लिए है, वो एसएससी वालों के लिए भी है, दोनों के लिए बराबर है। बैंकिंग का बेसिकली जो होगा, तो मैं बैंकिंग का कैप्सूल एक ये भी पढ़ना है बैंकिंग वालों को, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो बैंकिंग का पेपर आपका अलग से होगा, आई विल गिव यू द सेपरेट कैप्सूल ऑफ आईबीपीएस। ओके, हाँ 6 मंथ का आ जाता है, लेकिन हम 6 to 8 7th मंथ लेके चलेंगे आपका, मतलब एवरेज 7 मंथ का लेके चलेंगे। लेकिन आपका अगर अप्रैल में पेपर है, तो जनवरी और फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन पेपर में फंसा हुआ क्वेश्चन है, अब किसकी शिफ्ट में आएगा किसकी नहीं आएगा, और ऐसी क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं बिल्कुल। बैंक का कैप्सूल हालांकि मैं थोड़ा सा अलग सा बनाऊंगा, अभी नहीं, जब आएगा उनका बैंकिंग का पेपर होगा तब। लेकिन अभी बैंकिंग वाले पढ़ेंगे सब, ऐसा भी नहीं कि बैंकिंग वाले से छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है, सबके लिए पूरा, ठीक है। हाँ यस सर, जो आईबीपीएस की वैकेंसी निकली है, वो क्लर्क लेवल की निकली है या फिर ऑफिसर लेवल की भी निकली है? दोनों की निकली है मैम, प्रेरणा दोनों की आई है अभी। जिस नोटिफिकेशन आपकी आरआरबी पीओ में भी आई है, आरआरबी क्लर्क में भी आई है, और आईबीपीएस पीओ भी आया है, और आईबीपीएस क्लर्क भी आया है, और एसओ का भी है। पूरा वैकेंसीज तो नहीं, भी कैलेंडर आया पूरा, ठीक है, कैलेंडर है उसी। और दी हाँ आरबीआई का ऑफिसर्स का तो पता है, इज इट द सेम? नो, आरबीआई ऑफिसर्स अलग है, वो अलग है। आरबीआई अपना खुद का पेपर कराता है प्रेरणा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आईबीपीएस। ओके, आरबीआई अपना खुद का पेपर कराता है, जो आपका 6 मार्च को पेपर होगा। आप लोगों में से आरबीआई का पेपर किसने डाला, जल्दी से मुझे बताओ, कौन किसने आरबीआई का पेपर डाला है, बस उसमें लिख दो यस, लिख दो। मैंने डाला है। आपने डाला है, बहुत पता है कि जीएस कितनी आती है, जीएस बहुत डिटेल में आती, थोड़ी सी ध्यान रखना, और बाकी कैप्सूल पढ़ के जाना। डिस्टेंस स्टार्ट हो गया आईपीएस का, नहीं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है। एसबीआई कल भी निकल सकता है नोटिफिकेशन, देखो एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। देखो प्रेरणा, आपका एसबीआई का नोटिफिकेशन अलग आता है, एसबीआई पीओ का अलग आता है, आपका एसबीआई पीओ जो शायद हो भी चुका है, ठीक है। हाँ, ये सतीश, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एनी डाउट? और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ संदीप? हाँ, आरआरबी के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आरआरबी के लिए नहीं है, रीजनल रूलर आपका नोटिफिकेशन। देखो आप ट्विटर्स पे जाना, आपको नोटिफिकेशन एक वीडियो बनी होगी जो मैंने बनाई है आईबीपीएस की, उसमें मैंने मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन, ठीक है प्रेरणा। आप एक बार जाना, गो थ्रू हो ना, उसमें मैंने डेट में मेंशन किया कि किस किस डेट पे नोटिफिकेशन आएगा और कब एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। ओके प्रेरणा, आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, बहुत टाइम नहीं है प्रेरणा बिल्कुल भी, मतलब आप समझ लो जब एक बार युद्ध चालू होगा तो वो युद्ध खत्म होते बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत लगातार पेपर है। क्लर्क निकलेगा तो पीओ आ जाएगा, पीओ निकलेगा तो आरआरबी, पहले आरआरबी के होगा, फिर आरआरबी के खत्म होगा तो पीओ का स्टार्ट हो जाएगा, आईबीपीएस का, फिर क्लर्क का स्टार्ट होगा, मतलब कंटिन्यूअस है पेपर में, बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको। अभी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, अप्रैल तक मई तक कर सकते हो तो बढ़िया तरीके से कर लो, अदरवाइज टाइम नहीं है। बाकी जीए की गारंटी मेरी है, अभी आप अपना प्रीलिम्स निकालो, लेकिन इसको डेली पढ़ते रहो, ठीक है। जीएस की गारंटी मेरी है, ठीक है। और इवन अगर होगा तो अगर जिन बच्चों को क्वालिफाई भी होगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो एक लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, और आपकी कैप्सूल तो 100% आपको बना के दूंगा, ये मेरी गारंटीड है। ओके,
नोटिफिकेशन में मेंशन है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके जून से स्टार्ट होंगे, आई थिंक सो। जून जुलाई से स्टार्ट है, सितंबर से भी स्टार्ट है, लगातार है पेपर, इतना मुझे पता है। ठीक है, इसी के लास्ट मंथ से ही आपके होंगे, लास्ट जो आपका 9वां 8वां महीना होगा उसी में से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, ओके चलो फिर क्लास अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमारा नेक्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था, हमने बेसिकली जो स्टार्ट करा था वो क्या स्टार्ट करा था, अच्छा इन्फ्लेशन चल रहा था ना हमारा टॉपिक। ओके ओके ओके, रुको एक मिनट, लोड दूसरी करनी है। वेट अ मिनट क्लास, चलो ये अभी आपको शेयर हो जाएगी क्लास, डोंट वरी। ठीक है, अभी आपको मैं शेयर करवा दूंगा मैम से। ठीक है, हाँ लास्ट डेट इसकी 15 थी, 6 मार्च को पेपर है आरबीआई ग्रेड बी का, और 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और 1 अप्रैल को आपका मेंस है। ओके, मतलब ये और कुछ नहीं निकलने वाली अभी, मतलब अपार्ट फ्रॉम 15th वाली जो थी? नहीं सर देखो, आरबीआई में बोलो। में क्या पूछते हैं जनरल अवेयरनेस में, मतलब Current. क्या करंट पूरा। मतलब ऐसे बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछते हैं क्या? बैंकिंग अवेयरनेस का पूछना है, करंट ही देखा मैंने तो पेपर में, मतलब एकदम करंट बिल्कुल अफेयर्स का ही? साफ, बिल्कुल करंट तो चार्ट के चले जाओ बिल्कुल। तो मतलब Max- क्या कहते हैं, कहाँ maximum। कब से पढ़ूं? अगस्त अक्टूबर से? जनवरी फरवरी बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ। आप एक काम करो, सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, सितंबर से। अक्टूबर, और जिसमें कि दिसंबर जनवरी और नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने बहुत प्यार से पढ़ना, क्योंकि जो लास्ट 3 मंथ होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनसे ज्यादा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, बजट भी कर, हाँ बजट भी कर लेना एक बार। क्या नाम है, रिया? सर आप ठीक मेरा है, नाम भी भूल गए 2 दिन में। नहीं नाम नहीं बोला मैं, याद है रिया। ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी भूलता नहीं हूँ। ठीक है, ओके रितेश, तो स्टार्ट करा जाए लेक्चर को। अच्छा देखो क्लास, इन्फ्लेशन पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, देखो क्या है इन्फ्लेशन, मैंने आपको देखो क्या समझाया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आफ्टर क्लास में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, इसकी टेंशन मत लिया करो बिल्कुल। पहले क्लास पे कंसंट्रेट किया करो, जो क्लास पे क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, पीपीटी और ये पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, डोंट वरी। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल? क्लास पे फोकस करो, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और पीपीटी वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डोंट वरी इसकी। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है? ठीक है, इन्फ्लेशन आपको मैंने पहले बताया था, इन्फ्लेशन ये है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। जो भी वस्तु है, जो भी गुड है, जैसे वस्तु है, इसकी प्राइस में क्या होना, वृद्धि होना, या इसकी दाम में वृद्धि होना। और ये कब होता है? जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, मतलब इफ द डिमांड वैल्यू इज ग्रेटर देन द सप्लाई, देन इट कॉज द इन्फ्लेशन। मतलब दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ द इन्फ्लेशन कॉज व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटीज इंक्रीजेस। किसी भी प्राइस की कमोडिटीज में इंक्रीज होना, और कभी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए मार्केट के अंदर और सप्लाई उसकी कम हो, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कॉज होता है। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कभी कभी पूछ ली जाती है, इन्फ्लेशन है क्या, आपसे आया क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन के बाद आप, अच्छा इन्फ्लेशन में एक बात बताओ, करेंसी की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? जल्दी से बताओ, वेदर द वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई होती है, घटती है। यस, कैसे कह सकते हो घटती है? आप लोग कैसे कह सकते हो? डिक्रीजेस होती है, वेरी गुड, सब लोग सही हो। डिक्रीज कैसे होती है? कोई बता सकता है? तो ट्राई कर सकता है, सर वो goods ट्राई की कर। price क्योंकि बहुत price- ज्यादा मार्केट में मनी आ जाता है तो फिर हाँ। उसकी वैल्यू तो कम ही होएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो Yes. मतलब डिमांड प्रोडक्ट एक बार हमारे में पास है। सर, एक बार में एक एक बताओ, पहले उमंग पहले बताओ। ठीक, इस बार फिर ऐसे एक बार में, वेरी गुड, ट्राई अच्छा करते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है केशव, वेरी गुड। अरे तुम तो बिल्कुल ही सब गायब हो गए यार, मैं तो कह रहा हूँ एक तो बताओ। चलो लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है बेसिकली, ठीक है। और बेसिकली जब वैल्यू बहुत ज्यादा, मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वैल्यू डिक्रीज होती ही, बेसिकली वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। कोई भी ले जा रहा है, कोई भी चीज ले जा रहा है, महंगाई होती चली जा रही है, तो वैल्यू घटेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, अब जैसे कोई इतनी कमोडिटीज होती है, अब कोई जैसे गाड़ी है, अब कोई गाड़ी आप रेगुलर यूज कर रहे हो,
उसको इतना ज्यादा आपने वहीं गंदी सड़क से बार बार निकाल रहे हो। जो एक सड़क है आपके घर के आसपास वो इतनी ज्यादा गंदी है, वहीं गंदी रोड बनी है, गड्ढे बने, फिर भी वहीं से डेली डेली। ठीक है, अब जब उसको आप डेली डेली यूज करोगे और उसी से यूज करोगे तो आपकी गाड़ी जल्दी खराब होगी ही नहीं होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी ही नहीं। तो उसी तरीके से यही बात होती है कि जब बेसिकली मनी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको यूज ज्यादा करने लग जाते हैं, तो इन्फ्लेशन कॉज आपका होता है और करेंसी जो होती है वैल्यू की डिक्रीज होती है, करेंसी की वैल्यू। ओके, तो ये तो बेसिक रीजन है। चलो अब डिफ्लेशन क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन से बेसिकली एक एडवांटेज ये होता है कि इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट बना रहता है। ठीक है, कोरोना के टाइम में मास्क डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यस, मास्क की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है। बेसिकली डिमांड पुल के इन्फ्लेशन के टाइप होते हैं आपके, मनी फुल इन्फ्लेशन, डिमांड फुल इन्फ्लेशन। ओके रितेश, कहाँ आ रहे हैं आपके पीएम? 3 बजे पीएम आने वाले हैं रितेश के। दिल्ली में मतलब वेस्ट कहाँ पे? बंगाल है ना, वेस्ट वेस्ट बंगाल, बंगाल। यस। ओके वेस्ट बंगाल बोल के एक एरिया है, तो वहाँ पे अराउंड 3 बजे आने वाले हैं। मतलब ओके, वो टायर ओके। फैक्ट्री हाँ, टायर पार्क का इनॉग्रेशन करना, आई थिंक सो। इतनी से हाँ, इनॉग्रेशन रतन रतन टाटा। ओके ओके ओके, टायर पार्क बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैंने ये शायद कैप्सूल में भी मेंशन करा, आई थिंक दूसरी तीसरी न्यूज थी, द मंथ ऑफ दिसंबर, आई थिंक सो। हाँ, इसलिए हम लोग 3 बजे। ओके ओके, चलो आज तो स्वागत करेंगे सर। हाँ, हाँ सर, बढ़िया है, चलो बढ़िया यार, अच्छा है। हुगली में, वेरी गुड, 3 बजे पे हम आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। एंड द 3 बजे का है, बट उसका शायद थोड़ा डिले जा रहा है, इसलिए शायद हेलीकॉप्टर से वो 3 बजे तक आ जाए। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया यार। गवर्नमेंट की न्याय अगली कोलकाता में है सर ममता आ रही है 24 को, और फिर शायद में आ रही थी राहुल गांधी भी आएंगे शायद 26 को। ओके भाई साहब, सही है। इलेक्शन टाइम भी शायद चल आने वाला है ना, शायद इलेक्शन हाँ होने सर, वाला है ना। हाँ, अभी तो बट दिस इज द फर्स्ट कि कोई लाइक कैलकाटा में कोई प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऐसे हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम है, बैंडन में फर्स्ट, सो दिस इज लाइक कुछ शायद जीके का कुछ हो जाए। ओके ओके ओके, हाँ हो सकता है। ठीक है, मैंने इलेक्शन पे भी क्वेश्चंस बनाए हैं इस बार आपके उसमें टेस्ट पेपर में। ठीक सर है, ये वेस्ट बंगाल स्पेशली बैंडल में फर्स्ट टाइम है, तो शायद जीके में या जनरल में शायद आ जाए कि विच प्लेस फर्स्ट टाइम ही विजिटेड इन वेस्ट बंगाल, लाइक ऐसा। ना इतना डीप में नहीं रितेश, इतना डीप में नहीं, इतना नहीं पूछेगा ये। इनकी एक तो पता क्या होता है रितेश, इनकी विजिट्स इतनी सारी होती हैं कि अगर विजिटिंग, एक बार पता कि एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था बैंक में क्वेश्चन आया था कि 5 स्टेटमेंट दिए थे, उसको अरेंज करना था कि किस जगह मोदी जी सबसे पहले गए थे, फिर उसके बाद गए थे, फिर उसके बाद गए थे, फिर उसके बाद गए थे। एक बार ऐसा बैंक में क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो एसबीआई पीओ मेंस में आया था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था कि मतलब उनकी रीअरेंजमेंट करो, मतलब कहाँ पे गए थे, और क्या एक शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आया था किस जगह नहीं गए। तो उस समय बहुत फेमस हुआ था, मोदी जी की विजिट्स बहुत होती थी उस समय, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत बनते थे। लेकिन अब ये क्वेश्चंस आउटडेटेड हो गए, अब इतने आपसे नहीं पूछे जाएंगे। स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन तो सीएचएस। हाँ, डेट भी मैं करके लिखा हुआ हूँ कि शायद अगर एग्जाम में आए तो याद रहेगा। हाँ, ये बात हो सकता है। देखो रिया और सबके लिए एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, स्कॉच अवार्ड बताओ किसको दिया गया? बेस्ट स्कॉच अवार्ड किस सीएम को दिया गया? सीएम को दिया जाता है फॉर द गुड वर्क। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड यार, स्मार्ट हो यार तुम लोग तो। क्या नाम है उनका, जल्दी से बताओ नाम। मोहन रेड्डी करके है कुछ। हाँ, जगमोहन रेड्डी। फुल नेम बट इट इज मोहन रेड्डी। हाँ, मोहन, यस, रेड्डी के नाम से याद रखो। इस आई थिंक जगमोहन रेड्डी, श्री जगमोहन रेड्डी हैं जो स्कॉच अवार्ड। देखिए, स्कॉच अवार्ड 2021 का है। बेस्ट स्कॉच अवार्ड उनको लिया जाता है जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना वायरस ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द तेलंगाना के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और जल्दी रेस्क्यूज के लिए और लोगों को बचाने के लिए और लोगों को फूड सप्लाई करने के लिए ये चीजें करी थी। तो इसलिए बेस्ट स्कॉच अवार्ड दिया गया है इनको, जगमोहन रेड्डी जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 19 फरवरी की करंट में मैंने मेंशन भी करा है आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ऐसे ये देखो। और फरवरी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, बिकॉज लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके, ठीक है। और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन भी है वैसे तो,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीएचएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सब अपने माइक बंद कर लो अब सर टॉपिक पे। ये यस सर ये क्वेश्चन पेपर ये लोग बनाते कब है? क्वेश्चन पेपर बनाते कब है मैम? क्वेश्चन पेपर ये बनाते होंगे ऑनलाइन है ना मैम। बताओ आपको एक चीज बताऊं, क्या? क्वेश्चन पेपर तो बन जाता है, 1 मिनट लगता है। ये वही ऑनलाइन पेपर है। हाँ, एक सर्वर में क्वेश्चन चेंज करा ना, सब जगह सर्वर चेंज हो जाएंगे। अब इसकी कोई तो डेट मतलब नहीं है। ये लोग करंट अफेयर चेंज कर सकते हैं, एक दिन पहले का भी पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, सुबह की न्यूज भी पूछ सकते हैं। आरबीआई यही है। और आरबीआई में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आईबीपीएस के तो तब इंटरव्यू में वहां तक मैक्स होना भी चाहिए। होना अब भी तो चाहिए। कहाँ पहुंचा दिए इंटरव्यू में। अच्छा, आप लोगों में से मुझे जल्दी बताओ, आरबीआई ग्रेड भी किसने किसने भरा है? एक तो आपने भरा है, मुझे पहले बताया नहीं किसी ने। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा। इंद्रनील ने भी तो भरा था। इंद्रनील भरा है? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं भरा सर, वो बेचारा आईबी के दुख में है। कोई बात नहीं। उमंग ने भरा है, वेरी गुड। रिया ने भरा है। इसमें से कौन था उसका नाम, संजीत ने भरा है क्या? संजीत, आर यू फिलिंग द फॉर्म? प्रेरणा, आर यू फिलिंग द फॉर्म? प्रेरणा ने भरा है? ओके, आई हैव टू जस्ट टू सी व्हाट इज इट। ओके प्रेरणा, वेरी गुड। संजीत ने नहीं भरा। ओके, और बैंकिंग वालों में किसने किसने भरा है? जल्दी से बता दो मुझे एक बार, ताकि मैं अगर इफ द स्टूडेंट सर मैं तो ऐसे ही भर दिया। ऐसे नहीं करके आना है पेपर के अंदर। सर आप पढ़ा दीजिए 10 दिन में कुछ इम्पोर्टेंट। कितना पढ़ा लोगे, सब मेरे से ही पढ़ लोगे क्या? पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। कैप्सूल फिर मैं उस तरीके से बनाता हूँ यार, देखता हूँ अगर मुझे कुछ लगता है। एक तो जो नवंबर दिसंबर वाला कैप्सूल दिया है उसको देखना, थोड़ा सा यहाँ पेपर थोड़ा सा डीप आता है थोड़ा सा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं ट्राई माय लेवल बेस्ट कर ले यार। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोगों ने भरा है, मैं देखता हूँ कुछ चीजें होंगी तो फायदा कराऊंगा आपका, नुकसान नहीं होने दूंगा बस, जितना लेवल तक मैं करा सकता हूँ। क्योंकि अभी देखो यार, अभी मेरी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, तो ज्यादा टाइम आप लोगों से साथ मैंने नहीं बिताया। लेकिन स्टैटिक भी आता है सर? स्टैटिक थोड़ा बहुत आता है मैम। इसमें आपका जो आता है, डांस वगैरह पूछे जाते हैं और फेस्टिवल वगैरह पूछे जाते हैं। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछेगा कहाँ होता है, नागालैंड में आता है। कप्ता के चिप्टू कहाँ पूछा जाता है, मिजोरम में बना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी होते हैं वो फेस्टिवल्स वहीं के पूछता है आपसे, ठीक है। और डेज तो जरूर पूछेगा, डेज तो पक्का आएगा। डेज का तो 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं पेपर के अंदर। और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो डे पूछेगा बेस्ट टैबलू, आई थिंक मुझे लग रहा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछेगा, आई थिंक सो। वो तो 24 है ना जनवरी? ओके 23 जनवरी है ना? 24 जनवरी। हाँ 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस। हाँ। ओके चलो। इंद्र लिख रहे हैं सर आपका डिमांड बढ़ रहा है, अब इंक्लेशन होगा। इंक्लेशन होगा आप ज्यादा से। बस बहुत हो गया, अब पढ़ाई करो। चलो ठीक है, इन्फ्लेशन समझ में आ गया, ठीक है। ओके चलो, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन के बाद होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन बिल्कुल उल्टा होता है। डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा। मतलब जब गुड्स के प्राइसेस डाउन हो जाए, और जो करेंसी होती है, जो हमारी मुद्रा है, देश की जो मुद्रा है, जो पैसा है, वो इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ये चीज कहलाती है। अब डिफ्लेशन के बारे में बिल्कुल अपोजिट है। अगर डिफ्लेशन 6 मंथ तक, इफ या बेसिकली 2 क्वार्टर तक आपके, या 6 मंथ तक रेगुलर होता है आपके, लगातार चलता है 6 मंथ तक, तो ये कॉज करता है आपका रिसेशन। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज आपका करता है रिसेशन कॉज करता है। रिसेशन कॉज या मंदी हो जाती है, बेसिकली मंदी कॉज होती है तब ऐसा जब चीजें आपकी होती हैं, तो डिफ्लेशन ये चीज कहलाती है। और डिफ्लेशन से क्या क्रिएट होता है? डिफ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि मंदी आएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, व्हेन आई स्टार्ट माय फर्स्ट क्लास आई टीच यू, वो समोसे की दुकान है, समोसा बेच रहा है, और एक और भी चीज, अगर डिमांड क्या हो जाए, सप्लाई से कम हो जाए, ये भी एक थर्ड डेफिनेशन। मतलब दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डेफिनेशन फॉर द डिफ्लेशन। मतलब ये तरीके हैं, ये फॉर्म है, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। ओके, दीज आर द फॉर्म इन विच वे द एग्जामिनर। यस इंद्रनील। सर इन्फ्लेशन से भी तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना? हाँ, अगर इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। अगला पॉइंट यही, दैट इन्फ्लेशन कॉल्ड स्टैग इन्फ्लेशन। आपको दिखाई दे ना, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स
एंड व्हेन द डिमांड इज लेस देन सप्लाई इन द मार्केट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ये क्या बोलता है? डिफ्लेशन बोलता है। इसको समझ में आ रहा है? नॉर्मली इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट कम ही होता है ना सर? ऐसा कम ही होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कंडीशन जब खराब हो जाए ना, ड्यूरिंग एनी फेमाइन कंडीशन, बहुत ज्यादा, बहुत ही कम होता है। संजीव यू आर राइट। तो इन्फ्लेशन में कैसे होगा अनएम्प्लॉयमेंट? इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? देखो, इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे होगा, इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? देखो मार्केट के अंदर पैसा होगा, रिया देखो, हाँ। आपके पास पैसा ज्यादा है ना, आपके पास पैसा क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपके पास क्या होगी? नौकरी होगी, तभी तो पैसा अच्छा, ज्यादा वैसे, है, ओके। तभी तो आ रहा, तभी तो पैसा ज्यादा होगा, तभी तो आपके पास नौकरी होगी, तभी तो पैसा होगा। बिना मतलब नौकरी जब मार्केट में पैसा है, मतलब मार्केट में मत- पैसा है, इसका मतलब सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट है, मैक्सिमम पैसा है, वो चीजें हैं, मतलब ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो चीजें क्या होंगी? वो हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होंगी, वो सब चीजें नेशनल इनकम में, वो जीडीपी में कैलकुलेट करने में जाएंगी, तो वो उस पर इफेक्ट डालती हैं, तो उसके बेसिस से। अरे इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है? जल्दी से बता दो एक बार, गलत मत बताना। रिया, इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है? सर मुझसे मत पूछिए। अरे आरबीआई। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ, सॉरी वो तो, हाँ बॉन्ड्स और सबसे, ओके। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो बनाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज आती है ना, ये हर और यस। अभी आपका एक अगला टॉपिक नेशनल इनकम उठाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं आरबीआई पढ़ाऊंगा, आरबीआई की 4 क्लास लूंगा मैं, और ऐसा आरबीआई पढ़ाऊंगा ना, सारी कंडीशन बता दूंगा कि आरबीआई के अंदर कैसी चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें नहीं होती वो, क्योंकि बैंकिंग वालों के लिए आरबीआई से क्वेश्चन जरूर बनता है बेसिकली, या तो करंट में कैसे बनता है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं बता दूं जो आपके पेपर में आने वाला है जल्दी, आरबीआई के लिए जो मैंने भी उस दिन क्वेश्चन बताया था ना आपको, क्या जितनी भी हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जितनी भी होती है हमारी, जो ग्राम की कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होती है ना, कॉर्पोरेशन बैंक्स वगैरह जो होती हैं, वो कॉर्पोरेशन बैंक की सुधार के लिए, ठीक है, सुधार के लिए कौन सी वो बनाई गई है कमेटी का नाम बताओ जल्दी से। विश्वनाथन कमेटी। श्योर क्वेश्चन है पेपर के अंदर, क्योंकि ये आरबीआई का क्वेश्चन भी है और रिलेटेड भी है, और बहुत अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 6-7 दिन होंगे, रिलेटेड है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा आरबीआई के पेपर में। आरबीआई की आप देखो, जिसका पेपर देने जाते हो ना, उसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये है, ऐसी चीजें देखी गई है। तो रिया एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, आप भगवान करे आपकी शिफ्ट में आ जाए बस, ठीक है। देखो मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो ना, इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, एसएससी से आसान है पेपर निकालना। और बताओ, कहो तो मैं बताऊं। आरबीआई का बहुत आसान है पेपर क्या है? इसका मैथ्स रीजनिंग लेवल कैसा आता है? देखो मैथ्स का थोड़ा लेवल ठीक रहता है, हाई रहता है, बैंकिंग वाला रहता है, एसएससी वाला नहीं रहता। और रीजनिंग का लेवल 60 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 आते हैं। तो जल्दी कट ऑफ इंडिविजुअल पास होना, ये पता है आपको लोगों को? यू हैव टू पास इंडिविजुअली इन सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ नहीं जाती इसके अंदर, इंडिविजुअल कट ऑफ जाती है, मतलब यू हैव टू क्वालिफाई ईच एंड एवरी सेक्शन। यस, अब बहुत ज्यादा कम कट ऑफ जाती है, रीजनिंग की शायद जाती है 15 नंबर, 14 नंबर, बहुत ही हो सकता है 7 नंबर, 8 नंबर, और 30 क्वेश्चन मैथ्स के 7 नंबर है, 6 नंबर बस। हाँ, इसको निकालना आसान है। क्वेश्चन इसमें आते हैं 30 मैथ्स के आते हैं, 30 इंग्लिश के आते हैं, और 6, 7, 8 नंबर है, उसका पेपर अच्छा खासा होता है, लेवल ध्यान रखना। इससे सेट ऑफ क्वेश्चन, देखो पेपर को सभी नहीं अटेम्प्ट करना, आपको चॉइस करना है, और मैं ये नहीं कह रहा आपको 200 के 200 क्वेश्चन करके आने हैं। आप क्या करो, आप ऐसा प्लान बनाओ जिसमें से आपके 105 क्वेश्चन सही हो जाए, 100 से 105 बस। मैं कट ऑफ अभी भी बता दे रहा हूँ, उसका कट ऑफ 70-75 नंबर से ज्यादा नहीं जाने वाला, 200 में से कट ऑफ नहीं जाता ज्यादा इसका। 2 ओवर क्वेश्चन कम से कम सही हो जाए, जितना करो उतना सही करो, मतलब इट्स ये दिमाग ये होता है कि आप सेट ऑफ क्वेश्चन क्या चॉइस कर रहे हो, व्हाट्स योर चॉइस, वेदर योर अप्रोच इज राइट और रॉन्ग। हमें 200 के 200 क्वेश्चन नहीं करके आना, ये मैं सोच के आना कि मैं 200 के 200 मार आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सेट ऑफ क्वेश्चन को चॉइस रखना है, और बहुत स्ट्रेटेजी बनानी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी कि मुझे देखो इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन बनने हैं, और अगर जीए वाला क्वेश्चन, अगर जीए में मैक्सिमम निकाल लिया आपने, तो ओवरऑल फिर क्या होगा, फिर तो केवल टुच्चे बस 8-8 क्वेश्चन, सबके 10-10 क्वेश्चन आप 12-12 क्वेश्चन सॉल्व कर देना, आराम से लगाया।
तो सर मेरा मैथ्स तो वैसे ही वीक है, तो मैं जीए पे ही फोकस करती हूँ। लेकिन मैथ के क्वेश्चन छोड़ मत आना। वो पता चला तुमने जीए में 60 नंबर लिया है और ओवरऑल कट ऑफ भी तुमने निकाल लिया, ओवरऑल कट ऑफ से 10 नंबर, और अगर तुमने एक भी सेक्शनल कट ऑफ इतनी नहीं निकाली ना तो बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। नहीं मतलब मैथ्स में मिनिमम करके आऊंगी सेक्शनल, और जीए अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ। ठीक है। हाँ सर, तो ग्रेड में आरबीआई ग्रेड में 60% कौन रखता है सर? मतलब 60% क्राइटेरिया होता है कि भाई मिनिमम आपकी वो होनी चाहिए बीटेक, वो जैसे ग्रेजुएशन वगैरह। हाँ पूछो रितेश। तो बोल रहा हूँ 50% रख सकते थे ना, वो लोग 60% रख दिए सर, काफी एक मार्क्स के लिए नहीं। नहीं यार देखो मैं बताऊं, एक बार कट ऑफ जो गया था, इस बार तो वैकेंसी भी बहुत है, इतनी तो कभी जिंदगी में वैकेंसी नहीं आई आरबीआई के रेट में। सर भर ही नहीं पाया ना सर, कैंसिल हो गया क्योंकि 1-2 मार्क्स। अच्छा आपके 60% नहीं थे। हाँ 60% मिनिमम होने चाहिए इसके अंदर, पॉइंट में बिल्कुल नहीं मानते, 59 पॉइंट बिल्कुल नहीं चलता है, 9.4। यस सर 60% क्या? 60% आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम होने चाहिए, ओह देन यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। टेंशन मत लो, यही है करंट अफेयर की क्लास लगेगी ना, उस दिन डिस्कस भी करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आया था आरबीआई के रेट में। ठीक है, हमारा काम ही यही है भाई कि जो चीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। ठीक है, एक सेशन ऐसा लूंगा। यस रितेश। सर ऐसा नहीं होता 15 मतलब 60% से कम वाले को भी वो लोग कंसीडर करें, ऐसा कोई पोस्ट है आरबीआई में? आरबीआई के अंदर आता तो नहीं आता, आरबीआई असिस्टेंट भी नहीं आता, आई थिंक सो नहीं होता सर आता है सर असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट में 50% का, एक मिनट देखना पड़ेगा, 50% चलता नहीं वैसे यार, 55% होना चाहिए आई थिंक सो फॉर द आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म आता है, आई थिंक 55% से ऊपर होना चाहिए। सर एसबीआई कैसे करते हैं? एसबीआई एंड आईबीपीएस वो लोग का हाँ उसमें फिल कर सकते हो, मतलब उसमें कोई मतलब भी सर फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते क्या? आप एलिजिबल ही नहीं हो, मिनिमम क्राइटेरिया को तो फुलफिल करना पड़ेगा ना आपको किसी भी चीज के। ऑटो कैंसिल हो गया सर वो फॉर्म, मतलब फिलअप करने के टाइम में ही कैंसिल हो गया, मतलब वो ले नहीं कोई रहा। बात नहीं है, सब बच्चों टेंशन मत लो, आप अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, 60% से ऊपर जरूर रखो, जो ग्रेजुएशन कर रहा है और जो ग्रेजुएशन नहीं भी कर रहा, दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन बनाऊंगा, टेंशन ना लो यार, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सारे क्वेश्चन भी जो सॉल्व कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर लिया उसकी नहीं आया तो वो क्या करे? तो एक काम करे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। वो नहीं भर सकता, फिर वो नहीं भर सकता तो मैं क्या बताऊं। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो उसके 60% माने जाएंगे? नहीं, ग्रेजुएशन के 60% चाहिए आएंगे, फिर से ग्रेजुएशन कर लो। हाँ फिर से कर लो, हाँ यही काम करो, ग्रेजुएशन करते रहो। सर पीजी या मास्टर्स कर सकते हैं ना? हाँ पीजी या फिर हाँ मास्टर्स कर सकते हैं ना कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है क्लियरली मिनिमम परसेंटेज 60% ग्रेजुएशन, अगर वहां लिखा होगा तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का क्या करोगे जाके? अब क्या करोगे? नोटिफिकेशन के अंदर तो मेंशन होगा ना। हाँ प्रेरणा क्या पूछ रहे थे आप? यू आर आस्किंग समथिंग। तुम लोग की क्लास लेनी पड़ेगी लग रहा है मुझे, बढ़िया वाली। हाँ सर ले लीजिए सर, जिसमें तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो। आधे के डाउट यही हो रहे हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, आधे तो यही सोच के बैठे, तैयारी तो दूर की बात है। लगाते हैं जीएस की एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए प्लीज। जीएस की लगवाओगे क्लास? मेरे को भी तो फ्री कर दो कुछ। चलो ठीक है, करवा देंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं जिसमें तुम लोग ये सब होगे, यही होगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास करवाऊंगा जिसमें प्रॉपर सारी ये चीजें बताऊंगा, तुम्हारे जितने भी डाउट हैं क्लियर उसी में कर लेना। ठीक है, अभी पढ़ाने दो बिल्कुल। ठीक है, चलो क्लास अरेंज करा दूंगा। ठीक है, ओके चलो टेंशन ना लो। अब अगला इन्फ्लेशन क्या होता है? स्टैग इन्फ्लेशन। देखो स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है? ऐसा इन्फ्लेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, ऐसा इन्फ्लेशन बहुत ही कम होता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, केवल फॉर द एसएससी एस्पायरेंट्स, नॉट फॉर द बैंकिंग पर्पस। उनके लिए बेस है, बैंकिंग वालों के लिए बेस है, क्योंकि ये बेस को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, इट्स अ बेस। अब मैं जब उनको पढ़ाऊंगा स्टैग इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन, तो कहेंगे सर इन्फ्लेशन तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। पहली बात तो ये समझ लेना। बैंक वाले ये मत सोचना कि सर पूरा आप एसएससी को फोकस कर रहे हो, बैंकिंग पे फोकस नहीं करो। अभी मेरा बैंकिंग की तरफ भी फोकस होने वाला है। देखो सब चीजें बराबर ही हैं, वहां थोड़ा अवेयरनेस पार्ट ज्यादा आता है बैंक के अंदर,
एसएससी के अंदर अवेयरनेस पार्ट कम आता है थोड़ा सा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वहां इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है, वो दोनों को हैंडल करके चल रहा हूं मैं, ठीक है। स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है? ऐसा इन्फ्लेशन जो मार्केट के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। अच्छा, कैसे हो सकता है? आप ट्राई कर सकते हो, मतलब मैं बताता हूँ। चलिए बताओ, स्टैग इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है, कैसे इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है? जैसे मुझे संजीत ने बताया था कि सर बहुत कम होता है, शायद केशव ने या संजीत ने किसी ने बताया था कि सर बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट, कुछ कंडीशन में हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट, तो होती है कंडीशन। चलो अब यस बताओ, एक बार में एक ओनली, वन टाइम 1%, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन कार्ड वन नेशन, जानते हो ना? जब लोगों के पास जॉब होएगी, मतलब जॉब नहीं चलो लेकिन पैसे होंगे, तो वो जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, आई डोंट नो, मतलब सर या ऐसा हो सकता है क्या? कुछ सही जा रही हो मम, बिल्कुल सही हो, यही इसी मैंने तरीके भी से। कुछ सोचा है सर। क्या सोचा है, जल्दी बताओ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड भी है, मतलब अगर मार्केट में तो लोग नौकरी से निकाल दे लोगों को। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है, जैसे लॉकडाउन के अंदर हुआ था ऐसा, हाँ मतलब ऐसे सडनली हुआ। देखो बिल्कुल सही कंडीशन आपने पकड़ी है लॉकडाउन के। वैसे उमंग ने भी बिल्कुल सही बताया था, रिलेट मैं कर दे रहा हूँ। जैसे लॉकडाउन के केस में आपका ये हुआ था ना कि जल्दी से क्या हो गई थी, सडनली ऐसा पैसा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि कंपनी लॉस में चली रही थी बहुत ज्यादा। तो एकदम से जो सडनली ये टेक्स प्लेस हुआ, ये एट एन इंस्टेंट टेक्स प्लेस हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ लॉकडाउन, दैट द एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्टैग इन्फ्लेशन। इस स्टैग और सर लॉकडाउन में सप्लाई भी नहीं थी। सप्लाई भी नहीं थी बेसिकली, तो ये सडनली हो जाता है, उसमें वेरिएशन होता है डिमांड और सप्लाई में। इस तरीके की इन्फ्लेशन को स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं, बस इतना याद रखना। जब इसे इसको हम उसमें भी देख सकते हैं ना कि जैसे जब हमारे पास डिमांड बढ़ेगी और उतनी सप्लाई है नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी तो सकती है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकती है, लेकिन कुछ केस में एम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकती है। अच्छा मैम, अगर एकदम से कोई भी फमाइनेंस आ जाए, एकदम से कोई डिजास्टर आ जाए, मान लिया अगर डिजास्टर का केस बन जाता है, कोई भी, देखो आपको चीजें नहीं पता, सडनली कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है आजकल, किसी भी कोई भी चीज हो सकती है। कोरोना भी सडनली ही था एक तरीके, लोगों को पता था लेकिन सडनली हुआ ना लोगों को, किसी को भी नहीं पता कि एक दो दिन के अंदर कि पूरा भारत ही बंद हो जाएगा, पूरा होल इंडिया बन जाएगा। कुछ ऐसे केस बना दिए जाते हैं, ऐसे केस होते हैं, तो हमें इन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू से दैट द स्टैग इन्फ्लेशन, द कोरोना और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना और लॉकडाउन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्टैग इन्फ्लेशन। मतलब इट इज कॉज्ड सडनली, यू शुड नो, आपको कुछ नहीं पता कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकती है चीजें, तो इसका बेसिकली एग्जांपल बन सकता है। ओके चलो अब आगे चलते हैं, अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। चलो अब इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप होता है। अब पेपर में क्या होगा, आपको डेफिनेशन देगा एग्जामिनर और आपसे पूछेगा सर फिर से मुंबई में लॉकडाउन। यस रितेश, मुंबई में लॉकडाउन हो गया बिकॉज माय फैमिली मेंबर्स इज आल्सो इन मुंबई। मम्मी ने मुझे कल बताया कि बेसिकली पापा मम्मी दोनों ने बताया कि लॉकडाउन फिर से वहां चालू हो गया। मैंने तो पूरा लॉकडाउन मुंबई में ही काटा है। सर यहाँ भी आ गया केस, जितना बुरा लग रहा है अब। वहां यूपी बनारस में भी बढ़ने लगा। नहीं सर, मैं बनारस गई थी, रहती प्रयागराज में। अच्छा ओके प्रयागराज, भैया एक वीक में डिसीजन आएगा परफेक्ट लॉकडाउन का। ओ माय गॉड यार, ये क्या हो, अफ्रीकन स्ट्रेन आ गया है कोई। हाँ मैंने सुना ऐसा, न्यूज में आई हर्ड फ्रॉम न्यूज करंट अफेयर्स, ऐसा चीज वो और भी डेंजरस है। मैं यार सारे अफ्रीकन चाइनीज यही आ सर जाए। पिछले साल भी इसी टाइम हुआ था ये सब। अरे भैया भगवान करे ऐसा कुछ ना हो इस बार। आई कांट हैंडल, मुझे बहुत गंदा लगता है अफ्रीका एंड ब्राजील के कुछ कोरोना इफेक्टिव है। सर फिर से मैं नई लॉकडाउन बिता सकती पूरे 8-9 महीने, पता नहीं क्या होगा। वही तो, चलो कोई बात नहीं। सर क्या स्टैग इन्फ्लेशन चल रहा है? स्टैग इन्फ्लेशन अभी नहीं चल रहा, थोड़ा सा अब स्थिति सही हो गई है, लेकिन भगवान ना करे ये अफ्रीका और ब्राजील वाले नए स्पाइक्स फिर से यहाँ आ जाए, तो वरना फिर स्टैग इन्फ्लेशन हो जाएगा। अभी नहीं है, थोड़ा सा ये अक्टूबर और सितंबर के मंथ में, सॉरी जून जुलाई के मंथ में काफी ज्यादा था स्टैग इन्फ्लेशन उस टाइम। ठीक है, अब चलो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ते हैं फटाफट। देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का ये सोनाक्षी सर
सर जो संजय। टैग इन्फ्लेशन है सर, ये इस तरह भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक चीज का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई कंपनी फुल्ली ऑटोमेटेड वे ले लिया है, तो वहाँ पे मैनुअल पावर जो है उसे घटाने की कोशिश करता है, तब जगह अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मार्केट में डिमांड रहते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, अप्लाई करने ये भी कारण बन सकता है, मतलब ये हो सकता है संजीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये चीजें भी हो सकती हैं कि ऐसे इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि जैसे मे भी हो सकता है प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, मतलब इस तरीके से मार्केट के अंदर। तो लेकिन अभी लेकिन आपकी बात संजीत वैसे सही लगी मुझे, ये भी हो सकता है एक तरीके से सडनली टेक्नोलॉजी में चेंज, फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब दीज आर द फैक्टर्स, मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, उसके बेसिस में क्रिएट हो सकता है आपका संजीत। इट ऑल्सो कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, चलो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहला इन्फ्लेशन है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब क्या होता है? रेंगना। क्या होता है? रेंगने वाला इलेक्शन। सबसे पहले क्या होता है, देखो आप जब चलते हो ना तो सबसे पहले करते हो रेंगते हो। रेंगते मतलब सबसे पहले पैदा हुए तो सबसे पहले चलने तो नहीं लगे ना, दौड़ने तो लगे, आपने क्या रेंगना चालू करा। तो जब इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर कितने परसेंट से 2 से 5% इन्फ्लेशन होता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन क्या है हमारा? क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, क्रीपिंग मतलब रेंगना, रेंगने वाला इलेक्शन। अब दूसरा ये, अब क्या होगा डेफिनेशन में, क्या आपको एग्जामिनर क्या देगा? जस्ट गिव द डेफिनेशन टू यू एंड आस्क द टर्मिनोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इट इज, कि किस प्रकार का मुद्रास्फीति है, किस तरह की महंगाई है बेसिकली। अगला होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। ऐसा इन्फ्लेशन जो 5 से 10% बढ़े, मतलब मार्केट के अंदर ऐसी चीज कमोडिटी को 5 से 10% बढ़ा है, वो चीज आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। अभी टचवुड हमारे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, हम लोग अभी क्रेपिंग और वॉकिंग के बीच में ही है। ठीक है, अभी हम इतने हाइपर इन्फ्लेशन में नहीं भागे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अभी बीच में चल रहा है आपका। ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाती है। फिर होता है हमारा, अब आपने क्या करा? सबसे पहले रेंगना चालू करा, फिर आपने वॉक करना चालू करा, फिर आपने जब बड़े हो गए आप लोग क्या करा? आपने दौड़ना चालू करा, मतलब रनिंग इन्फ्लेशन। तो रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? रनिंग इन्फ्लेशन आपका होता है 10 से 20% इंक्रीमेंट होना, वो चीज कहलाता है आपका रनिंग इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग इन्फ्लेशन। ओके सर, एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है रितेश, आपका कह सकते हो आप लोग कि जैसे मान लिया, जैसे कोई भी कमोडिटीज है, मान लिया कमोडिटी है, इस कमोडिटी की धीरे धीरे, जैसे एग्जांपल सबसे अच्छा मैं बताऊं क्या है क्रीपिंग इन्फ्लेशन का? सबसे बढ़िया एग्जांपल आजकल है क्रीपिंग इन्फ्लेशन का चाय की पत्ती। कहो तो बता दें, क्रीपिंग इन्फ्लेशन चाय की पत्ती आजकल सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। आपकी जो टी लीव्स होती हैं उसकी रेट थोड़े धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन और अगर मैं बात करूं ये जो बेसिकली अभी हम जो पेट्रोल की बात करते हैं, बेसिकली वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो वॉकिंग इन्फ्लेशन के अंदर जो बेसिकली हमारा है वो हम कह सकते हैं आपका कि जो नॉर्मल अभी क्या कह सकते हैं, जितने भी हमारी मशीन्स वगैरह हैं, मशीन्स वगैरह के रेट्स जो बेसिकली बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे थोड़े बहुत बढ़े, तो वो हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल कुछ होता है। अब रनिंग इन्फ्लेशन जो चल रहा है ना इस समय, वो पेट्रोल और डीजल के दाम है। रनिंग इन्फ्लेशन का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। आप देख रहे हो पेट्रोल और डीजल के दाम कम से कम 100 से पार होगा, ये है रनिंग इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक नहीं, बहुत सारे सिमिलर एग्जाम्पल्स होते हैं। जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, ये कहीं चीज मेंशन नहीं है, आई एम जस्ट रिलेट दैट थिंग विद द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो रितेश, इज इट क्लियर टू यू? जी सर, बट सर ऐसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिल सकती वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन इसकी? नहीं, यही डेफिनेशन है रितेश, एक्चुअली में यही डेफिनेशन है जो फॉर्म में पूछी गई है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। बिकॉज डेफिनेशन, देखो कोई भी डेफिनेशन जब भी क्लासिफाई होती है तो कुछ उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे होती है रितेश। बात ये होती है, कुछ भी डेफिनेशन अगर हम बताते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी बेसिस पे उसको बताया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी टर्म है, तो बेसिकली इतना डिफरेंस होता है, इतनी वैल्यू होती है, तो उसके बेसिस से कैटेगराइज करा गया। ठीक है, अब जैसे आप क्या बताओ, अब जैसे आप लोग कहते हो ना कि अगर आप 18 साल के हो सकते हो देन यू आर एबल टू कास्टिंग अ वोट, आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या है 18 एज होनी चाहिए ना, 18 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, तब आप वोट डाल सकते हो, कास्ट कर सकते हो। तो वो क्या है बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है,
तो ये न्यूमेरिकल की वैल्यू, क्योंकि क्या होता है जो भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है आरबीआई, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज, कितना परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 3.5% बढ़ रहा है कि कितना घट रहा है, उसके बेसिस पे होता है। दैट इज व्हाई द डेफिनेशन इज ईच एंड एवरी डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म। सर ओके, यस आ रही है। सर कोई भी इन्फ्लेशन है तो उसमें डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है ना? यस, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। अगला क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन। यस रणवी। सर जो आपने स्टैग इन्फ्लेशन बोला, तो जो कोरोना के टाइम पे अभी हो रहा है, बिकॉज लाइक कंपनीज के पास उतना पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए, सो दे आर लाइक रिमूविंग पीपल, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही हो रहा है ना? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही रहा है। स्टैग्नेंट तो बेसिकली इन्फ्लेशन में भी क्या हो रहा है आपके, इन्फ्लेशन के अंदर भी देखो, इन्फ्लेशन महंगाई भी बढ़ रही है, देखो महंगाई भी चीजों में बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन कुछ कुछ चीजों में महंगाई कम भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सभी चीजें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कुछ चीजों में महंगाई कम भी हुई है बेसिकली। देखो ये वेरी करता रहता है। एक्चुअली में क्या होते हैं मैं बताऊं ऐसा क्यों है, क्योंकि आजकल क्या होता है जैसे पेट्रोल और डीजल के आपको पता ही है, हर चीज क्या होते हैं रेट वेरी करते हैं बेसिकली, तो ये चीजें बेसिकली होती रहती है। तो स्टैग इन्फ्लेशन अभी भी करंट के अंदर आप कह सकते हो, लेकिन बहुत नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, इतना ज्यादा नहीं है। ये चेंज होता रहता है एक्चुअली में, परंतु बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा। आपको भी कुछ नहीं पता। आप ये एक्चुअली में नेचुरल फैक्टर बहुत डिजायरेबल होता है, नेचुरल फैक्टर और एनी नेचुरल कैलामिटीज और जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, दैट इज द मोर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द कॉजिंग ऑफ स्टैग इन्फ्लेशन इन एनी कंट्री। अंडरस्टैंड? ज्यादातर नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, और टेक्नोलॉजी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मान लिया कोई आप जैसे आज आईटी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, मान लिया आप पुराने टूल पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप पुराने टूल पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने पैसा सेविंग्स में, चलो सेविंग्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आपने पैसा जोड़ के रखा है, यू हैव सेव या पैसा और लॉट, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली कुछ ऐसा चेंज आया टेक्नोलॉजी के अंदर, आप जिस टूल पे काम कर रहे थे, ठीक है, वो टूल हो गया आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड हो गया। अब वो आउटडेटेड हो गया वो टूल, तो आपको क्या होगा, कंपनी, अब आपको कंपनी कहेगी यार आउटडेटेड हो गया, सीखना पड़ेगा। कंपनी या तो बोलेगी आपको टाइम देगी, या कंपनी फिर क्या करेगी, आउटडेटेड सीखना पड़ेगा। अगर आपने ता नू कुछ बोला तो कंपनी सीधे क्या करेगी, बिल्कुल आपको रिजाइन कर देगी, कंपनी बाहर से निकाल देगी। और अब क्या है, अब आपने पैसा भी जोड़ के रखा है, पैसा तो है आपके पास, सेविंग्स तो है ही है, पैसा तो है ही है, लेकिन तब भी आप क्या, बेरोजगार, समझ गए ये चीज, फिर भी आप बेरोजगार हो, फिर आप क्या होगा, नौकरी ढूंढोगे। तो ये कंडीशन जल्दी क्या होती है, स्टैग इन्फ्लेशन, जो मुझे संजीत ने बताई थी, उसका एक एलोबरेट फॉर्म ये बेसिकली है। अब शायद क्लियर होगा स्टैग इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है, बेसिकली ऐसे हो सकता है। अब ओके चलो फिर, अब होता है हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन जिससे 20% महंगाई बढ़े, बहुत भयंकर होती है कंडीशन। खुदा ना खास्ता ये किसी देश के अंदर ऐसी कंडीशन ना आए, मर जाओगे, पागल हो जाओगे। जितना एम्प्लॉयमेंट है ना उतना भी सब बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से हाइपर ही चल रहा होगा अभी। अरे नहीं प्रेरणा, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत होता है हमारे इंडिया के अंदर भी। ये कमोडिटीज वाइज होता है क्या? सर हाइपर इन्फ्लेशन शायद नोट प्रिंटिंग से होता है ना शायद, हाँ, करेंसी प्रिंट करे तो इतना ज्यादा तो ऐसे कुछ नहीं होता फिर। एक बार में सब एक बार में अब मैं बता रहा हूँ। चलो, नोट प्रिंटिंग का भी एक कारण होता है जो बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, ठीक है। और प्रेरणा मैं आपको एक बार बता दूं, हाइपर इन्फ्लेशन अभी इंडिया के अंदर नहीं चल रहा, हम लोग जो चल रहे हैं वो आपका जल्दी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 3.7% to 5% के अराउंड चल रहा है, मतलब हम लोग वॉकिंग और क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत कर रहा है। हाँ, I didn't say India, I said Pakistan. पाकिस्तान का कह सकते हो, पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी भी है सर। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्रीपिंग इन्फ्लेशन चल रहा है और एक का हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा हो सकता है, मतलब अलग अलग कमोडिटीज का अलग अलग। हाँ अलग, ये तो कमोडिटी पे डिपेंड करता ही है, आपको कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है, और एक ओवरऑल बेसिकली ओवरऑल पे भी निकलता है, ओवरऑल ज्यादा मैटर करता है आपका, लेकिन कमोडिटी वाइज भी हो सकता है। हाँ, कमोडिटी वाइज यू कैन डिफरेंशिएट इट, you can categorize the commodities on the basis of creeping inflation, on the basis of walking inflation, on the basis of running inflation, or in the basis of hyperinflation also. Okay. Land rate कम हो गए देखो, या संजीत? हाँ सर, और
सर और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि कोविड के टाइम पे इन्फ्लेशन हुआ, एक्चुअली ये तो सर देखा जाए तो ओवरऑल ये तो डिफ्लेशन का है, क्योंकि कोविड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा है, फिर कोई कोई सेक्टर में जार्स हो गया नीचे, कोई आइटम डिमांड में है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन जैसे तो है सर, क्योंकि मार्केट में मनी क्राइसिस चल रहा था, फिर जाके आपका मनी क्राइसिस भी हुआ है उस समय डिफ्लेशन, देखो डिफ्लेशन मैंने बोला है यही कंडीशन जब 3 महीने तक लगातार हो जाएगी तो वो रिसेशन में, यस रिसेशन मतलब 6 मंथ तक लगा तो वो रिसेशन कहलाती है ना, वो मंदी हो जाती है पूरी, वो रिसेशन आने नहीं दिया गवर्नमेंट ने जी। लेकिन अगर यही चीज ना, देखो आपने देखा होगा रिसेशन तक नहीं है लेकिन डिफ्लेशन में था। हाँ डिफ्लेशन था, डिफ्लेशन भी चल, देखो सब चीज चल रही थी लॉकडाउन के अंदर ना, इकोनॉमी गिरी पड़ी थी तो समझ में नहीं आता लोगों को, गवर्नमेंट नहीं बता पा रही थी अपने आप को कि हम किस तरीके की डिफ्लेशन में जा रहे हैं, गवर्नमेंट खुद नहीं बता पा रही थी, क्योंकि कोई इंसान कहाँ है, कहाँ बैठा है, कौन नौकरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कैसे बता सकते हैं यार। मार्केट सडनली बंद हो गई, रातों रात पूरी मार्केट बंद हो गई, कह दिया इतने 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, कैसे बता सकते हैं, क्वाइट टफ यार। मतलब जब इकोनॉमिक सर्वे इस बार दिया था निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने बोला ये पॉइंट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट हेक्टिक फॉर अस टू मेंटेन अ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर ड्यू टू द कोविड-19। मतलब बहुत, मतलब हर चीज हो सकती है मल्टीपल, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने स्टैग इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि हर कंडीशंस अलग अलग है सबके साथ। किसी ने पैसा भी कमाया लॉकडाउन के अंदर, ऐसा नहीं है, लोगों ने मास्क बेचना चालू कर दिया, लोग बेचारे जो उस कंपनी में करते थे उन्होंने मास्क की तरफ स्विच करा ताकि उनका अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, बेसिकली ये चीजें होती हैं। सैनिटाइजर्स, हाँ सैनिटाइजर्स, इवन अब तो सब जगह सैनिटाइजर, और ये तो ऐसे बिक रहे थे जैसे लग रहा था सैनिटाइजर सर, इतने ब्रांड आ गए थे कि मतलब हद हो गई बस। हाँ कोई भी ब्रांड छोड़ा नहीं, ये तो चीजें थी। अच्छा मुझे ये बोला केशव ने कि सर लैंड रेट कम हो गए, हाँ जो आपके लैंड्स के रेट है वो बेसिकली कम हो रहे हैं। देखो सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो बेसिकली लेके चलती है, एक को गिराती है, एक को डाउन करती है रेट को, एक को थोड़े अप करती है ताकि थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर बैलेंस करा जाए। देखो मेन फंडा क्या है पता है इकोनॉमिक्स का, मैं बताता हूँ आपको। देखो मेन फंडा क्या इकोनॉमिक्स के अंदर, ना तो गरीब बहुत ज्यादा हो, ना तो अमीर बहुत ज्यादा ना हो, मतलब अमीर भी ना बनता जाए, गरीब भी ना बनता चला जाए, क्योंकि अमीरी और गरीबी के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो देश की इकोनॉमी जाएगी गड्ढे में, बिल्कुल ध्यान रखना। तभी सबको बराबर लेके चलती है, इक्वालिटी बहुत जरूरी होती है, मतलब इक्वालिटी बिटवीन द ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस। इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो पुअर पर्सन को लेके भी ज्यादा बनाती है, और बेसिकली पुअर पर्सन को लेके बनाती है। अब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ बजट बनाया था पिछली बार, बोला था ना जिनकी 5 लाख से इनकम, सालाना इनकम से ज्यादा होगी उनका टैक्स कटेगा, और जिनकी 5 लाख से सालाना इनकम कम होगी उनके लिए टैक्स नहीं कटेगा। तो इससे क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस बना जाता है। ओके, बट हाँ इन इंडिया के अंदर तो यही हो रहा है। अब क्या बताएं हम, बताओ, गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन आप बताते हैं जो इकोनॉमी का एक रूल होता है, वो रूल यही होता है, रूल यही कहता है कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके। करंट सिचुएशन में तो अमीर ही हो रहा है और गरीब ही हो रहा है। मैं सही बात बताऊं आपको एक बताता हूँ, कोरोना कैपिटलिज्म की शिकार हैं हम। यस हम शिकार हैं, बिल्कुल सही बोलिए। सर कोरोना नहीं का, मैंने क्रोनी का, कोरोनी कैपिटलिज्म, ओके सॉरी, कोरोनी कैपिटलिज्म के हम क्या शिकार है। यस बिल्कुल सही बात आपने बोली। ओके आप कोरोनी कैपिटलिज्म मतलब आपकी जो पूंजी बात होती है आपकी, ठीक है, उससे होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कहावत थी, वो कहावत मेरे अभी याद नहीं आ रही, बिल्कुल सही कहा है किसी ने, क्या कहा है, बिल्कुल माइंड से भी निकल गई है, बताता हूँ अगर याद आती है। हाँ देखो, गरीब सरकार भरोसे, अमीर पैसे भरोसे, और मध्य वर्ग भगवान भरोसे। ये सच है, आई थिंक सो। जो गरीब है वो सरकार पे डिपेंड है, और जो अमीर है वो पैसे पे निर्भर है, और जो बेचारा तो मध्य वर्ग का है ना, वो भगवान। सर हम ही लोग पिसते हैं हर बार, हम भी मिडिल क्लास वाले। सीधी बात बोली, ये थी थोड़ी, किसी ने बोला और ये सच है, हम लोग भगवान भरोसे ही होते हैं, भगवान ये करते भाई वो करते, कुछ ऐसा हो जाए।
हाँ, लिकर एडिक्ट बढ़ा देती है इकोनॉमी, लेकिन यार क्या Sir, ये बताएं। comprehensive inflation में all three factors, what all three factors are these? All three factors are these sectors, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स, तीनों में बढ़ता है आपका। ओके, फ्रेंड, इट इज क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रांडेड इन्फ्लेशन। प्रेरणा कह रही है कि सर आगे मैंने पढ़ लिया, आप नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं प्रेरणा। ब्रांडेड इन्फ्लेशन क्या होता है? ब्रांडेड इन्फ्लेशन क्या होता है कि ऐसा इन्फ्लेशन, जैसे एप्पल है, एप्पल का फोन है और एक नॉर्मल फोन है। एप्पल एक ब्रांड है, पूमा एक ब्रांड है, एडिडास एक ब्रांड है। हो सकता है वो चीजें आपको सस्ती भी मिल जाए, लेकिन वो ब्रांड से बिक रही तो वो महंगी बिक रही मार्केट के अंदर। तो ऐसी तरीके की इन्फ्लेशन को बोलते हैं ब्रांडेड इन्फ्लेशन। सीधी सी बात है यार, आपका एक नॉर्मल फोन भी वही काम कर सकता है। 1100 रुपए का फोन जो आप फोन खरीदते थे, मतलब पहले जो 5000 6000 रुपए का फोन करते, वही एक नॉर्मल फोन वो भी काम कर रहा है। एप्पल में हालांकि सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन तो ब्रांडेड इन्फ्लेशन तो इनएविटेबल है, मतलब वो तो हमेशा रहेगा ही। वो तो रहेगा ही रहेगा, मतलब एक डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन। तो ये तो आप देखते हो ना आसपास, तो इन्फ्लेशन ही तो, महंगाई तो है एक तरीके की, ये तो रहेगा ही रहेगा। जब तक हमारे इंडिया की कंपनी डिफरेंस, मतलब जब तक हमारे देश के अंदर कॉम्पिटिशन रहेगा, ब्रांडेड इन्फ्लेशन जरूर रहेगा बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जब तक हमारा एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। जैसे हमें पता है कुछ लोग को एप्पल का फोन बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं हम तो एप्पल ही खरीदेंगे। कुछ कहते हैं मुझे यार सोनी का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ प्राइसेस फ्रॉम ईच कमोडिटीज। हर एक प्राइस में, कमोडिटीज में वेरिएशन है। मोबाइल फोन्स की कंपनी के अपने अपने डिफरेंट प्राइस होते हैं। अगर डिफरेंट प्राइसेस होते हैं तो फायदा आपको होता है। ठीक है, आप चॉइस कर सकते हो, यू हैव टू मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस, यू कैन अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी ऑफ मनी यू कैन परचेज एनीथिंग। मी OnePlus, ओके, मैंने सोचा था यार OnePlus ले लूंगा, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग द सैमसंग फोन। ओके, 2 बार बेचारा टूट चुका है, गिर चुका है। एक बार तो मैंने वो अच्छा खासा डलवाया गार्ड, और सर जिस दिन गार्ड डला उसके अगले दिन मतलब मेरा फोन वॉशिंग मशीन में जा चुका है सर। अच्छा, उससे बुरा किसी का फोन हो सकता है? नहीं बताइए, किसी तुम्हारा फोन की washing हालत उससे बुरा हो सकती तुम्हारा वॉशिंग मशीन में जा चुका है, मेरा पॉट में जा चुका है। और बताओ, है। Oh my God। अब समझ जाओ क्या किस जगह इशारा हो रहा है। सर चलती चलती वॉशिंग मशीन में मेरा फोन चला गया था। ओह माय गॉड, कपड़े धो रही थी, फोन चला रही थी। लिटरली मेरा फोन इतना बेचारा इतना खराब हो गया, अब उसका कुछ हो ही नहीं सकता। चलो कोई नहीं। अगला होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। ऐसा इन्फ्लेशन जो तीनों सेक्टर में हो, मतलब प्राइमरी सेक्टर में भी हो, सेकेंडरी सेक्टर भी हो, टर्शियरी में। प्लीज नोट डाउन कर लेना, प्राइमरी में भी हो, जैसे प्रेरणा ने भी पूछा, वो सेक्टर क्लियर नहीं हो रहा हो, सेकेंडरी में भी हो और आपके टर्शियरी में हो, तीनों में वो आपका होता है कॉम्प्रिहेंसिव। हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन आपका इसमें लॉकडाउन में होता है, हालांकि टर्शियरी में इतना नहीं हो पाया था। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। स्कैटर्ड इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन जो 2 सेक्टर में आपको, वो स्कैटर्ड, ज्यादा नहीं पूछेगा, ये सब इतना नहीं पूछता आपको, मैंने केवल टाइप्स बताए। आपके पेपर में स्टार्टिंग की 3 वाले इंपॉर्टेंट है और स्टैग इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी वहीं से डेफिनेशन देखिए पेपर में जो बनी जाती है। ठीक है, तो क्लास इतना ही रखते हैं आज के लिए। अच्छा, ये फिलिप्स कर्व होता है। फिलिप्स कर्व कई बार पूछा गया है कि फिलिप्स कर्व किससे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट के। इस तरीके से फिलिप्स कर्व होता है, ये बनता है। मतलब पेपर में ऐसा आएगा, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्फ्लेशन, तो आपका आंसर इन्फ्लेशन होगा। सिंपल सा आता है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तब तो सर अभी तो एसएससी का वैकेंसी ज्यादा होना चाहिए था। बढ़ेगी जाओगी। अच्छा, आप लोग तो स्टैगफ्लेशन इसका एक एक्सेप्शन हो गया ना, फिर स्टैगफ्लेशन इज समथिंग दैट डज नॉट फॉलो द फिलिप्स का। यस, एक्सेप्शन हो गया, बिल्कुल करेक्ट करना, आपने बिल्कुल सही कंक्लूजन लगाया। अगला पॉइंट पे यही बताने वाला था, इट्स एक्सेप्शन ऑफ क्या होता है आपके स्टैग इन्फ्लेशन बस फिलिप्स का। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। भूख लग रही है बहुत तेज आज। ओके, बाय बाय क्लास। थैंक यू सर। वेलकम।